नमस्कार। आज बात करेंगे हमारे समय के सबसे बड़े, सबसे पेचीदा और परेशान करने वाले घोटालों में से एक की। जी हां, जेफरी एप्स्टीन केस। और सबसे बड़ा सवाल यही है, एप्स्टीन की लिस्ट में आखिर है कौन? एक ऐसा सवाल जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और जो इशारा करता है सत्ता, राज और अपराध के एक बहुत ही गहरे मकड़जाल की तरफ। देखिए, जेफरी एप्स्टीन के मेहमानों की लिस्ट कोई छोटी-मोटी लिस्ट नहीं थी। इसमें शामिल थे दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग। तो इन सब के बीच में है एक आदमी, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा अमेरिकन फाइनेंसर जिस पर नाबालिगों के साथ एक इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने का आरोप था। मतलब उसकी कहानी असर और अय्याशी की एक ऐसी खौफनाक दास्तां है जिसे समझना जरूरी है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सवाल ये उठता है कि एक मामूली स्कूल टीचर आखिर इतना बड़ा टाइटन कैसे बन गया? एक ऐसा साम्राज्य उसने कैसे खड़ा कर लिया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग उलझे हुए थे? उसका सफर देखिए। 1974 में वो न्यूयॉर्क के एक नामी स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था, वो भी बिना कॉलेज डिग्री के। फिर 1976 में एक स्टूडेंट के पेरेंट के कनेक्शन से उसे सीधे इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स में नौकरी मिल गई। और 1981 तक तो उसने अपनी खुद की फाइनेंशियल फॉर्म खोल ली। 90 के दशक तक तो वो मल्टी मिलियनेयर बन चुका था, अरबपतियों का पैसा मैनेज कर रहा था और ताकतवर दोस्तों का एक पूरा नेटवर्क बना चुका था। मतलब उसका उठना कमाल की तेजी से हुआ था, क्लासरूम से सीधे दौलत और ताकत की दुनिया। और देखिए, कई सालों तक दुनिया के सामने उसकी इमेज क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप ने 2002 में कहा था, वो एक बेहतरीन इंसान है, उसके साथ मजा आता है। कहते हैं कि उसे भी मेरी तरह खूबसूरत औरतें पसंद है और उनमें से कई काफी यंग है। तो मतलब दुनिया उसे एक थोड़े अजीब लेकिन हाई सोसाइटी के एक चलेते मेंबर की तरह ही देखती थी। लेकिन इन बड़ी बड़ी पार्टियों और पावरफुल दोस्तों की चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही काली, आपराधिक दुनिया चल रही थी। और इस काली दुनिया का सेंटर था लिटिल सेंट जेम्स, कैरिबियन में 75 एकड़ का उसका अपना प्राइवेट आइलैंड। सोचिए, एक जन्नत जैसी जगह। लेकिन स्थानीय लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। और ये नाम ही बताता है कि इस जन्नत के पीछे कितनी खौफनाक हकीकत छिपी थी। अब ये जो कुछ भी हो रहा था, ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था, एक पिरामिड की तरह। पहला कदम था लालच देना। यंग कमजोर लड़कियों को मसाज या मॉडलिंग के नाम पर सैकड़ों डॉलर का ऑफर दिया जाता। फिर होता था शोषण। लड़कियों को एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज पर, जिसमें वो आइलैंड भी शामिल था, लाया जाता और उनका यौन शोषण होता। तीसरा कदम था ब्लैकमेल। आने वाले मेहमानों की हरकतों को खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड किया जाता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। और चौथा और सबसे खतरनाक कदम था नेटवर्क बनाना। पीड़ितों को ही अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को फंसाने के लिए कमीशन दिया जाता था। मतलब एक पूरा पिरामिड स्कीम चल रहा था। और इस काम को अंजाम देने के लिए उसके पास क्या क्या था? एक प्राइवेट बोइंग 727 जेट, जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस, जिससे मेहमानों और पीड़ितों को लाया ले जाया जाता था। एक ब्लैक बुक, जिसमें दुनिया भर के ताकतवर लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे। और उसकी सबसे बड़ी राजदार गिज़लीन मैक्सवेल, जो कथित तौर पर लड़कियों को फंसाने और तैयार करने में मदद करती थी। साथ ही उसकी हर प्रॉपर्टी में छिपे हुए कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगे थे। मतलब एप्स्टीन और मैक्सवेल ने अपनी दौलत और रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया सालों तक इस खेल को चलाने और छिपाने के लिए। तो फिर जब ये सारे जुर्म पहली बार दुनिया के सामने आए, तो जस्टिस सिस्टम ने जो किया वो कई लोगों के लिए इन जुर्मों से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कहानी शुरू हुई 2005 में। एक 14 साल की बच्ची के माता-पिता ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत की। और बस एक उस शिकायत ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की कि अकेले फ्लोरिडा में ही 35 से ज्यादा पीड़ित सामने आ गए। लेकिन फिर हुआ 2008 का वो कुख्यात प्ली डील। देखिए, उस पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे संगीन फेडरल चार्ज लग सकते थे, जिसमें उम्र कैद होती। लेकिन उसे सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने की, वो भी काउंटी जेल में, जिसमें से उसने सिर्फ 13 महीने काटे। और तो और, उसे दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन वर्क रिलीज के नाम पर जेल से बाहर जाने की इजाजत थी। ये सब हुआ एक सीक्रेट डील के तहत, जिसे उस वक्त के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने करवाया था। इस डील ने एप्स्टीन को सारे फेडरल चार्जेस से बचा लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, पीड़ितों को इस सीक्रेट डील के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। ये उनके कानूनी अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन था। मतलब जिनके लिए न्याय होना था, उन्हें ही न्याय की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। फिर करीब एक दशक बीत गया। नई रिपोर्टिंग की वजह से ये केस फिर से सुर्खियों में आया। एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया।
लेकिन इस बार कहानी ने एक और भी ज्यादा अजीब मोड़ ले लिया। देखिए क्या हुआ। 6 जुलाई 2019 को उसे न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया। 23 जुलाई को वो अपनी सेल में गर्दन पर चोटों के साथ बेहोश मिला और फिर 10 अगस्त 2019 को मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर की अपनी सेल में वो मरा हुआ पाया गया। मतलब गिरफ्तारी के सिर्फ 1 महीने बाद, जब दुनिया को उम्मीद थी कि अब बड़े-बड़े नाम सामने आएंगे, एप्स्टीन की कहानी ही खत्म हो गई। अब ऑफिशियली तो इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन हालात इतने ज्यादा संदिग्ध थे कि सवाल उठने लाजमी थे। जैसे उसकी यूनिट में जो 2 गार्ड थे वो घंटों तक सोते रहे। उसकी सेल के बाहर के दोनों सिक्योरिटी कैमरे ठीक उसी वक्त खराब हो गए। फुटेज का 1 मिनट का हिस्सा गायब बताया गया और कोरोनर की रिपोर्ट में उसकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई पाई गईं, जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुसाइड के बताए गए तरीके में बहुत ही अनयूजुअल है। इन सब बातों ने एक ही शक को हवा दी कि शायद कुछ बहुत ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि एप्स्टीन कभी अपना मुंह खोले। लेकिन एप्स्टीन की मौत से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब फोकस शिफ्ट हो गया उन सबूतों के पहाड़ पर जो वो अपने पीछे छोड़ गया था, जिन्हें आज हम एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि FBI ने एप्स्टीन के घर से करीब 60 से 80 हजार तस्वीरें बरामद की थी और उनमें से पब्लिक कितना हुआ है? अब तक करीब 4000 डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं और उनमें से भी ज्यादातर पर बहुत ज्यादा लीपापोती की गई है। मतलब जरूरी जानकारी को काला कर दिया गया है। अब इन जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में फ्लाइट लॉग्स हैं, ईमेल्स हैं, बयान हैं, लेकिन वो क्लाइंट लिस्ट या वो कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोज़ जिनकी हमेशा से अफवाह रही है, वो इनमें नहीं है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स ये तो कंफर्म करते हैं कि कई बड़े लोग उसके आइलैंड पर गए थे, लेकिन ये किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उनकी सीधी हिस्सेदारी साबित नहीं करते। तो ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन हजारों तस्वीरों और लाखों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में आखिर कौन से राज छिपे हैं जो आज भी सील बंद हैं? जब तक वो सामने नहीं आते, ये पूरी कहानी एक अधूरी पहेली ही रहेगी। तो आखिर में ये केस हमें क्या दिखाता है? ये सिर्फ एक इंसान के जुर्म की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पैसा और कनेक्शन आपको शायद न्याय के कटघरे से बचा सकते हैं और पीड़ितों को अपनी आवाज सुनाने के लिए दशकों तक लड़ना पड़ता है। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ताकतवर लोग अपने राज इसी तरह दफन कर सकते हैं, तो क्या कभी सच में इंसाफ हो पाएगा?